ऐसा आ जाएगा ना इसका। नहीं, आप छोटा छोटा लिखिएगा। अरे कोई कैसे लिखा जाए कि आ जाए छोटा छोटा। छोटा लिखिए आप। तो आप भी थोड़ा ज्यादा मतलब एग्जाम्पल जो ना लिखना हो मुझे बता देना की वजह से हम ना आ पाए क्योंकि मेरे को आपको मैंने बोला था लास्ट क्लास में आपने आना है, आपको याद है? हाँ सर बोला था पर मैंने मेरे को लगा कि नहीं है मेरे को नहीं पता था वो एक्स और बीस में ज्यादा है। जो जैसा आपको कन्वीनियंट रहा आपने वैसा लगा लिया। अब बस सर जो आप कहा चाह रहे हो मैं आगे तो किसी का ठीक है तो पता चल गया ना मुझे इस प्लान नहीं, मैंने लास्ट क्लास में जो आपने लिखा उससे एक्स्ट्रा करवाया है। नहीं नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट ठीक है ना। एनीवेज, एक बार ना AS19 स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है। तो आपको ध्यान होगा AS19 किसके ऊपर था बच्चे? लीज के ऊपर। और लीज हमारी दो टाइप की होती थी। एक होता था ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज कह सकता हूं कि कुछ टाइम के लिए होता था। मतलब जैसे मेरे पास गाड़ी है, उसकी लाइफ 15 साल है, मैं आपको 2 साल के लिए दे रहा हूँ बस, फिर मैं वापस ले लूंगा, किसी और को दे दूंगा। तो ऑपरेटिंग में क्या होता है, मैं आपको ओनर नहीं बनाऊंगा। लेकिन फाइनेंस लीज में क्या था? हाँ, कि अगर हम रियलिटी में कॉन्ट्रैक्ट देखे, बोलने को तो जब वो लीज है, पर रियलिटी में क्या हो रहा है, आप मालिक बन जाओ। ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सा करा था? फाइनेंस लीज। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं छोटे छोटे नोट्स वैसे करके बना दूंगा। फाइनेंस लीज में दो बुक्स थी। एक तो लेसी की करी थी ना हमने पहले, और दूसरी किसकी होगी? लेसर। टर्म्स तो हमने बात कर ली थी। लेसी जो है, वो जो पहली जर्नल एंट्री डालता था, वो डालता था एसेट ऑन लीज टू लेसर। और ये एक वैल्यू पे डालता था बच्चे। ये वैल्यू क्या होती थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और जब मैं MLP की बात करूंगा, तो एक तो थे लीज रेंट और था GRV। मेरा आपसे सवाल क्या, UGRV था? नहीं था जी, नहीं था। नो सर। नहीं था। हाँ, UGRV नहीं था। फेयर वैल्यू आपको एग्जाम में हमेशा हमेशा गिवन होगी। फिर हमने डिस्कस करा था कि मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसमें दे रखा होगा हो सकता है, इम्प्लिसिट रेट। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, है ना, ऐसा था ना? तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। और ये रेट वो रेट होता था, इट इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV इज इक्वल टू फेयर। याद आ रहा है आपको? और अगर ये वाला रेट नॉट डिटर्मिनेबल हो, अगर ये नहीं दे रखा होगा, तो हमें लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेना। ऐसी बात हमने करी थी। और वो हिट एंड ट्रायल कैसे लग रहा था, वो हमने देखा था। ठीक है। फिर मैंने आपके साथ लेसर की भी बात करी। लेसर के यहाँ पे हम जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, हम देख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक दो चीजें छोटी छोटी। पहले अगर इसकी बात हो रही है तो एक एंट्री तो ये हो गई। ठीक है जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, ये जो वैल्यू है, ऑब्वियसली ये तो प्रिंसिपल अमाउंट से ही हुआ ना? ठीक है। फिर कुछ एंट्रीज बताओगे हमने करी थी। हाँ, डेप्रिसिएशन यही बुक करेगा। डेप्रिसिएशन टू, सॉरी, एसेट ऑन लीज। फिर एक होगा लीज चार्जेस टू लेसर, क्योंकि ये वो था ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड फाइनली लेसर को पेमेंट होगी, लेसर टू बैंक। और आपको अगर समझ आ रहा है, तो ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ सिर्फ प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली विद इंटरेस्ट। और क्या मैं कह सकता हूँ, लीज चार्जेस इज नथिंग बट इंटरेस्ट। इन लास्ट एंट्री हम लोग PNL में ट्रांसफर कर देंगे। PNL टू डेप्रिसिएशन
टू लीज चार्ज। सर जो डेप्रिसिएशन टू एसेट ऑन लीज वाली है एंट्री टू बुक डेप्रिसिएशन, ये हमने पिछली बार ना हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये भी लिखी थी, ठीक है। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ, हमने ये बातें करी आज, मुझे ऑब्वियसली इसके अंदर एक बात और करनी है छोटी सी, ठीक है, लेकिन हमारा मेजरली ये वाला पोर्शन तो डन है। ठीक है जी, अब मैं आ सर ये रहा हूँ सीएमए लेक्चर का पे। पार्ट है? हाँ जी, सीएमए का पार्ट है ये? सीएमए का पार्ट है, लेकिन अगर आपकी लास्ट क्लास मिस हो गई है और आपको लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, मैंने तो लास्ट क्लास में ही बताया था कि सीएमए का पार्ट है, आप नहीं आए होगे तो पता नहीं है, बोला था ना मैंने लास्ट क्लास, और आपने पूछा भी नहीं ना, बताया था ना, हाँ बताया। ठीक है, ठीक है, एनीवेज अगर नहीं आ रहा सीएमए जो, कोई लोड नहीं है, कर लेंगे यार, कोई ऐसी बात। सर जो लास्ट सेट ऑफ क्लासेस थी आप वो अपलोड कर दोगे? वो कार की वजह से लाइक बहुत मुश्किल हो गई थी लिखने वगैरह कौन सी में। वाली चीज? सर जो जो क्लासेस थी सैटरडे की वो वाली, हाँ हाँ, आज डल कार जाएगा, में थी, ठीक है सर। आज डल जाएगी। आज अभी जब आज इवनिंग तक या मैं जल्दी कर दूंगा, और अभी ये क्लास खत्म होने के बाद मैं अपलोड पे लगा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अब आइए जरा लेसर पे। लेसर के अंदर कुछ टर्म्स थी, पहली टर्म्स थी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कुणाल जी एक बार बताएंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ रहा था? आप तो सेकंड टाइम कर रहे हैं ना, सर एमएलपी प्लस यूजीआर, नीचे देखा है ऐसे, हाँ और मुझे पता ही नहीं लगा है ना। सर देखो सर, मैं रिवाइज करके थोड़ी यार, आता है मेरे को, ऐसी बात नहीं। एमएलपी प्लस यूजीआर, एक बार रजिस्टर बंद करिएगा प्लीज। अब जरा बताइए नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता था? सर ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस हम्म, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हाँ, चलो आप हेल्प करो, आप इसे पूछ लूंगा मैं। सर मैंने इसे क्वेश्चन नहीं कर रखे सारे, अभी बहुत टाइम से रिवाइज नहीं कर रहा इसलिए ऐसा लगा। और ठीक, मैं कर बात करने कैसे दिक्कत नहीं आप ठीक है। नेट नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआर, और फिर हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट करा था, इसको क्या बोला जाता है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। यहाँ तक क्लियर है आप सभी बच्चों को? अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने ये वाली बातें लास्ट क्लास में करी थी। मैं अभी आपको ऑब्वियसली एक क्वेश्चन यहाँ पर एक करवाऊंगा अभी, उसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाना है, फिर मैं ऑपरेटिंग लीज पर आऊंगा, और ऑपरेटिंग लीज में भी हमने लेसी की बुक्स देखनी है और लेसर की बुक्स। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से पहले फाइनेंस लीज खत्म करते हैं पूरा, और आइए क्वेश्चन पे चलते। एक क्वेश्चन ना एक और ऐसा टाइप का है, मतलब वो और प्रैक्टिस कराने का कंटेंट हो चुका है, प्रैक्टिस अभी हमने नहीं करा। अच्छा, आपने आपके भाई को पढ़ाया, उसने पढ़ लिया आपसे? आइए, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास तक कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, और क्या मैं कह सकता हूँ, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, वो रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस यूजीआरवी शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। अब अगर मैं आपको बोलूं इफ यूजीआरवी इज नॉट डिटर्मिनेबल, यानी कि मैं वो रेट जिस सोर्स से निकलता था, अगर मैं बोल दूं कि इट इज नॉट डिटर्मिनेबल, अब क्या करेंगे? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। अब वही वाली कहानी आगे आएगी, और उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, सपोज
UGRV is not determinable and lessee's incremental borrowing rate is 10%. और उसके आगे वही कहानी है, since it is not available we will take lessee's incremental borrowing rate, और ये लिया आपने borrowing rate, तो ऑब्वियसली मुझे तो पहली एंट्री डालनी है ना, तो मैं रेट कितना ले रहा हूं 10%। तो भाई मैंने निकालना शुरू करा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, क्योंकि फेयर वैल्यू तुम्हें पता थी, लास्ट क्लास में बता दो फेयर वैल्यू क्या चल रही थी 2 लाख। 10% पे आपने MLP को डिस्काउंट करा और आपका कितना आ गया 2,05,000। ओ माय गॉड। तो ये मतलब है आप एंड में देखिएगा सिर्फ और सिर्फ GRV ले रहा हूं, क्योंकि UGRV नॉट डिटर्मिनेबल एंड ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू वो निकालने के लिए मैं MLP ही लेता। ठीक है, 2,05,000 आया। अब आप मुझे बताइए विच एवर इज लोअर में 2 लाख लूंगा, इसका मतलब आपकी एंट्री क्या डलेगी एसेट टू लेसर 2 लाख। बट क्या आपको अब इस 2 लाख रुपए, क्या मैं कह सकता हूं कि अब मुझे एक ऐसा रेट चाहिए होगा, ये 2 लाख रुपए के ये चीज तो आ गई, पर वो जो 10% है अगर आप उससे बाइफरकेट करोगे इंटरेस्ट को तो वो आपका सही नहीं आएगा। सर ये आप क्या बोल रहे हो, मैं आपको एक बार ये बोलना चाहता हूं, एकदम से दिमाग में रजिस्टर नहीं बैठेगा। आप एक बार सबसे पहले 10% पे सॉल्व करिएगा, 10% पे एक बार सॉल्व करिएगा। देखो मेरे पास इंक्रीमेंटल रेट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कौन सा रेट यूज कर लिया 10%। इसमें कौन सा रेट यूज करा 10%। तो 10% के हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है आप मुझे वो बताइए। इंक्रीमेंटली गिवन है 10% इंक्रीमेंटली गिवन है वो। आई एम सॉरी, इम्प्लिसिट रेट गिवन नहीं है, तो मैंने इन बोरोइंग वाला ले लिया, लेसी का बोरोइंग ले लिया 10% और उससे निकाला मैंने, एक बार वो निकालिएगा। थोड़ा नीचे क्योंकि वो रेट थोड़ा कम हो गया ना 10%, मतलब वो नहीं, मेरे पास ना वो रेट ही नहीं है कि जिससे वो एग्जैक्ट 2 लाख आता, और क्वेश्चन ने गिवन कर दिया कि 10% ले लो आप। एक बार फिर से बोलो। नॉट नेसेसरली, बट ये एग्जांपल थोड़ा सा लंबा बनेगा बस, कि उसमें क्या अगर सारी एंट्रीज और इंटरेस्ट भी निकालने तो कुछ दिक्कत है। ठीक है, एक बार ना 10% पे एक बार निकाल दीजिए। सर ईयर 5 आप दिखा दोगे एक बार, उसमें क्या अमाउंट था? लाइक ईयर 4 तक तो 50 था। ठीक है। 75 हो जाएगा ना। हम्म मैडम राउंडिंग ऑफ का मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ सर मैंने लास्ट वो जो इंस्टीट्यूट एज्यूम कर रहा है उस पर मैं कुछ नहीं। वो राउंडिंग ऑफ की प्रॉब्लम है, वो एक बार है कॉन्सेप्ट पे हुए देखेंगे वो। सर ये 25,000 है लास्ट में जो दे रखा है ये GRV कंफर्म्ड पेमेंट, MLP के अंदर GRV ही लिया जाता है। तो MLB में लीज रेंट प्लस GRV को डेली आ रहा है। बिल्कुल। आ गया 205। 204,990 ठीक है, मतलब वो राउंडिंग ऑफ का जो भी फर्क आ रहा है। तो जैसे हमने 10 ये लिया है इसके बाद बताऊंगा अभी, एक बार बन जाए एक बार। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, एंट्री डाल दी आपने, एंट्री भी डाल दो। और मैं बोलूंगा हो सकता है उससे बेटर ये लाइन आपको कुछ समझा दे, 4 लाइनें जो इसके बाद लिखी हैं। क्रक्स बात ये है कि आप IRR रेट वो निकाल ही रहे हो, ठीक है, मतलब ले देके वो कह रहा है कि भाई जब मेरी लायबिलिटी 2 लाख है तो मुझे ऐसा ही डिस्काउंट रेट दे जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इक्वल्स टू 2 लाख डालने पड़ेगा अल्टीमेटली। हाँ,
ठीक है, मुझे एक ऐसा रेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कि प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ना आप समझो कि अगर मैं जैसे 2,05,000 है ना, अगर मैं प्रिंसिपल 2,05,000 लेता, फिर मैं इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन मतलब मैं 10% से कर सकता हूं, पर मैंने प्रिंसिपल कितना ले रहा हूं, 2,00,000, तो मुझे ऐसा इंटरेस्ट रेट लेना पड़ेगा, नहीं तो एक्यूरेट नहीं आएगा। समझ रहे हो, इसको और आगे मैं नहीं समझा सकता, मैं आपसे आपको ये कह रहा हूं, अगर तो तुम 2,05,000 ही लेते, ठीक है, तो तुम वो 10% रेट यूज कर लेते टू बाइफरकेट योर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, बट हाउ मच यू आर टेकिंग, 2,00,000, तो आपको एक ऐसा रेट निकालना पड़ेगा जिससे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू 2,00,000। ठीक है जी, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितना है, आपके पास एक रेट है 10%, उसको जब आपने प्रेजेंट करा तो 2,05,000 आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है, 10% ठीक नहीं है वो। अब आपको एक ऐसा रेट निकालना है जिससे एमएलपी डिस्काउंट होके कितना हो जाए, 2,00,000। अब सवाल ये है कैसे निकालेंगे, सेम वही हिट एंड ट्रायल, 10% पे तुम्हारा हायर आ गया, रेट बढ़ा दो, रेट बढ़ाओगे तो कुछ कम हो जाएगा, जब रेट बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 194 425, दो रेट आ गए, 10% पे हायर हो गया, 12% पे कम हो गया, फॉर्मूले में डाला मैंने, वो डालेंगे आप अभी, ठीक है, और रेट कितना आ गया, 10.95। तो आप सुन लीजिए पहले कहानी को, 10.95 इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। और मैं फेयर वैल्यू को इतना महत्व क्यों दे रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्ड ही 2,00,000 पे हो रहा है। अब मैं 2,00,000 के ऊपर प्रिंसिपल और ब्याज को कैसे काटूंगा, 10.9, बिकॉज आप समझिए, ये जो प्रिंसिपल है, अगर यहां पे 2,05,000 होता ना, तो मैं 10% पे चला लेता उस चीज, लेकिन क्योंकि ये 2,00,000 है, तो मुझे अपनी एमएलपी को ऐसा डिस्काउंट कराना है कि वो 2,00,000 है। मतलब वो प्रिंसिपल से ऊपर है प्रेजेंट वैल्यू, इसीलिए हमें ये करना पड़ता है। अगर प्रिंसिपल से कम होती वैल्यू मान लो 2,00,000 है और हमारा 1,95 एक कुछ आ रहा है, तो फिर जरूर तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, वो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वो इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल काट देते, ठीक है ना। तो आपको, हाँ, 10.95 से निकाला है। अब ये वो रेट है, इट इज द रेट, present इसको मैं value। लिखवा भी दूंगा चाहे, इट इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू 2,00,000 एंड माई प्रिंसिपल इज 2,00,000, और उसके आगे हमने उसको काट दिया इंटरेस्ट, और उसमें पूरा सॉल्व करिएगा प्लीज, क्योंकि इमिडिएटली आगे बढ़ने पे आपको एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर नहीं होगा, आराम से सॉल्व करिए। मैंने 10% को नहीं लिया क्योंकि मेरा प्रिंसिपल वो 10% के हिसाब से नहीं आया, तो मैंने एक नया रेट निकाला। उसको अलग अलग करो, एक साथ करो, बराबरी बात है। पर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू ये दोनों अभी ये वाली ले ले यार, एग्जैक्ट इन्हीं का मतलब राउंड ऑफ इनके हिसाब से कर लो थोड़ा, आ रहे क्लोज टू दिस आ रहा है। सर 194,275 आ रहा है। ठीक है मैडम, कुछ मतलब ठीक है, 50 रुपीज है, ठीक है। सर तो अभी जो है 425 लिख अभी दे अभी क्या? 4 to 5 ले लीजिए, अभी 4 to 5 ले लीजिए।
हाँ 10.948 आ रहे हैं। आएगा दोस्त? सर कैलकुलेटर में क्या इंटू 100 भी करना है इस पूरी चीज को? क्योंकि परसेंटेज में लिए करना पड़ेगा कुछ। हाँ क्योंकि सर जो 10% प्लस के बाद जो पूरा ब्रैकेट है ना, वो 0.00948 करके आ रहा है। 10% को आपने कैसे लिया होगा? 0.10 ले रहे होगे मतलब फाइन। इसको मतलब मैंने पहले बाकी सॉल्व करा है, रादर देन, एंड 10% एंड में मैं ऐड कर रही हूँ, तो बिफोर एडिंग 10% कैलकुलेटर में 0.00948 आ रहा है। राउंड ऑफ का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। मेरा 200 का डिफरेंस हो गया, मैंने एक किलो राउंड ऑफ नहीं करता तो मैंने। परसेंट करके ऐड कर दिया है परसेंटेज करके नहीं। तो ये बंद करके 10 ऐड करेंगे आप लोग क्या? अच्छा तुम परसेंटेज को हटा ही दिया और एंड में परसेंटेज लगा रहे हो। मैडम एक काम करो, परसेंटेज मतलब ऐसे उससे भी आ जाएगा, बट एक काम करो इजी करने के लिए जहां जहां परसेंटेज है वो हटा दो। ठीक है सर। ठीक है, वैसे एक बार करके देख लो, अगर उससे फटाफट निकल रहा है बच्चों का तो उससे कर लो। तो ऊपर क्या करा तुमने? 2% है, 0.02 करा ना? हाँ 0.02 करा ना। हम्म, तुमने 2 लिया है। हाँ ठीक है, एंड में मल्टीप्लाई जो 0.02 कर रहा है वो एंड में मल्टीप्लाई करेगा 100 से। 0.02 ज्यादा करेक्ट वे तो 0.02 है, पर ऐसे ही आ रहा है तो ठीक है, 12 माइनस 10 ही कर लो मतलब। सेम बात है, पेपर में मतलब सही आ जाए बस। आजकल आप डिग्रेड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा। यार मैं ये बोल दिया बस पेपर में सही है यार, तो गई यार। मैं अलर्ट रख रहा हूँ। क्या हो रहा है? और भी अच्छे ये वाला। हाँ बिल्कुल ये करना है। इंटरेस्ट रेट भी करो रे बाइफरकेट, मेहनत करो कुछ। सर हमारा टेस्ट और लिखा, आप जो ऑपरेटिंग रिलीज कराने वाले थे वो तो बता दो। मैं टेस्ट नहीं जाना है, निकलो निकलना है। पहले नहीं करवाया। मतलब मेरा जो आप जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर है आप कह रहे हो कि वो चेंज कर मतलब उसके नीचे भी लॉजिक बजिक तो होगा है सर आप मेहनत करवा रहे हैं, ज्यादा कल करवा रहे हैं ये कह रहा हूँ मैं तो आप मुझे बता दीजिए ना कब तक आप रिलीज। सर मेरे साथ तो बनाया नहीं आपने आज तक। अरे भेजो बता उसके हिसाब से भी बना हुई ना है बात कर रहे मजाक ही नहीं समझ पा रहा। ये सोच रहा है सर सबसे शेड्यूल ले रहे हैं, तू भी दे रहे शेड्यूल। मैं खुश तू खुश हो चलिए 10.95 पे निकाला। उसके बाद जो प्रिंसिपल लिख रखा है आगे वो कहाँ 2 लाख के ऊपर पूरे साल का 10.95 का ब्याज 21,900 का 50,000 में से 21,900 ब्याज हो गया, 28,100 तेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट हो। 21,900 कहाँ से आ गया? 10.0093 आ रहा है। ओह, ऐसा है क्या? 10.0093 ऐसा आ रहा है या एग्जैक्ट आ गया था? हाँ 10.98 आ गया। ये मैडम का तो 0093 आ रहा है। परफेक्ट वाले से थोड़ा कम मैडम एक काम करो ना,
10.95 है ना। आप वो परसेंट वैसा वो मत करो, 12 - 10 करो, फिर डिवाइड करो, परसेंटेज वाला करो ही मत, सीधा आंसर परसेंटेज में ही आएगा फिर आपका। 0.12 ऐसे मत लो कि 0.12 - 0.10, 12 - 10 is 2, 2 लिखो जरा, परसेंटेज एंड में अपने आप वो लगा देना बस आंसर, उससे आ जाएगा 10.95। बन गया, ये समझ आ गया? हो गया जी? प्रिंसिपल ड्यू सर 2 मिनट सर। हाँ कर लो आराम से कर लो। सर लास्ट में ये दिखाना एक बार करिए। हम साल के ईयर 1 की करिए, बस कर दे ईयर 1 की एंट्री। किस 900 वाली कितना हाँ फाइनेंस चार्ज टू पहले एसेट को रिकॉर्ड, एसेट तो रिकॉर्ड कर लिया था ना हमने, फाइनेंस टू लेसर, बैंक टू फिर लेसर टू बैंक। एक मिनट सर एक ही साथ वो एंड में वो ये करता है, टोटल 2 लाख बैठना चाहिए ना, ये बैलेंस फिगर कर देता है, ये कहते हैं अप्रोक्सीमेशन है, ब्याज इतना होगा। अच्छा ये वाला 2 लाख क्या है अप्रोक्स क्या करते हैं सबसे लास्ट वाले ईयर में वो 2 लाख का टोटल प्रिंसिपल का करके वो बैलेंसिंग सर 67,753 जो लिख देता है। इंटरेस्ट है वो कैसे निकाला है इसने? लास्ट ईयर का हाँ दैट्स बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे आपको जो एस्टेरिक लगा हुआ है वो आप देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द फिगर एंड फाइनेंस चार्ज दैट इज 7418, मतलब आपका आ रहा होगा तो 67। 7418 आ रहा है। सर सर हाँ इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन इन कंप्यूटेशन। अरे मैं बता रहा हूँ ना, 5वें साल पे पहुंच गए तुम, 75,000 लिख दिया, हाँ अब उसके बाद आप 67,753 लिखिए पहले, लिख क्योंकि दिया टोटल सर। इसका 2 लाख बनाना है ना, हाँ बचा हुआ अमाउंट है वो आप इंटरेस्ट लिख दीजिए बस। अच्छा सर ये पहले साल की दिखा दी सीजन में मतलब हमें क्वेश्चन में ज्यादा एक आध साल की जनरल दिखानी होता सर मतलब बोले तो हाँ सर क्लियर है? ओके सर अब ये क्या है सर? ना ना अभी तो बच रहा है भाई, धीरे चला रहा हूँ अभी। सर हाँ जीआरबी एक्सपेक्टेड निकालना क्या है? आप कितने पे रिकॉर्ड करेंगे और क्या है? शुरू कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इसमें, ऐसे ही आता है पेपर में। सर जब हमने वो कर लिया था एलोकेटिंग फाइनेंस चार्ज ओवर लीज पीरियड, जो पूरा पुराना एग्जांपल था, उसके बाद क्या एंट्री करनी थी? फाइनेंस चार्ज टू लेसर हो गया ना, एक्सपेंस बुक करा आपने और लेसर की लाइबिलिटी बुक कर दी, और ठीक एंड है देन यू सर, हैव पेड ईयर द 1। एंटायर। ठीक है। रेट दे रहा था तो ये यूज कर ले। हाँ इम्प्लिसिट रेट दे दिया उसने। अच्छा जीआरबी कितनी है? 125 और यूजीआरबी एग्जैक्टली 375 में से 125, बिल्कुल 250, समझ गए ना, मतलब वो फेयर वैल्यू दे रखा आपको, लीज रेंट को डिस्काउंट कर दीजिए, इम्प्लिसिट रेट निकालना तो है नहीं, तो तुम वो एमएलपी का सिर्फ डिस्काउंट करना आपने, और बताना है विच एवर इज लोअर का एसेट रिकॉर्ड करना, समझ गए ना? रेट थोड़ा ना निकालना हमने, हमें सिर्फ लायबिलिटी निकालनी है कि पहली एंट्री में मैं लायबिलिटी लेसर की कितने की बना रहा हूँ, या तो फेयर वैल्यू होती है या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर, और एमएलपी आपके पास दी हुई है, उसका प्रेजेंट वैल्यू करिए, बता दीजिए क्या लोअर है। हाँ जी 125 चौथे साल में और लिखना है उस 625 बिल्कुल का, है? बिल्कुल बिल्कुल 625 को 4 बार डिस्काउंट करा फिर 125 को कर दिया बिल्कुल। एंड करिए सॉल्व करिए।
आज कॉस्ट की क्लास नहीं है क्या? सर ये पूछना था नेक्स्ट वेंसडे होगी क्या क्लास कॉस्ट की? नेक्स्ट वेंसडे? मतलब यही वाला वेंसडे मतलब परसों। हाँ जी, होगी मैडम क्लास। सर रिसेंटली हो क्यों नहीं रही है? कौन सी क्लास नहीं हो रही? हो तो रही है सारी। एमडब्ल्यूएफ में हो तो रही है मेरी। सर कॉस्ट की। आज सर को जाना था बच्चे। सर की तो हो ही रही थी, आई थिंक रेगुलर सर की भी। आज नहीं हुई है बस, है ना? सर आई सर को थिंक भी एक जाना। और क्लास नहीं हुई थी। अच्छा, आज तो सर का मैसेज आया हुआ था, सर को जाना है, कुछ मैसेज आया हुआ था। सर तो हम ऐसे करेंगे ना, ईयर 4 में 6,25,000 प्लस 1,25,000। एग्जैक्टली। सर ग्रेजुअल रेजिडुअल गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हर बार लास्ट ईयर में ही ऐड होती है। हाँ जी, कि एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड आपको इतना देना होगा, वो वाली चीज होगी। हम्म। प्रेजेंट वैल्यू तेरी 18,55 आई या 20 लाख, तो कितने पे रिकॉर्ड करेगा? 18,55। क्लियर है ना? बुक्स में फर्स्ट एंट्री डालता है ना लेसी, जो फर्स्ट एंट्री डालता है वो क्या डालता है कि उसने एसेट ऑन लीज टू लेसर। तो एसेट कितने का दिखाएगा? 18,55 का टू लेसर। नहीं, यूजीआर भी आप रेट निकालने के लिए लेते थे। आगे आगे बढ़ू। एंट्री एक डाल दो, एसेट ऑन लीज टू लेसर, 18,55,850। 1 रुपए का फर्क आ रहा है। इतनी टेंशन मत ले यार, 1 रुपए के फर्क। आपकी AIR 1 है ना, तो 1 रुपए का फर्क आता है। आगे बढ़े। सर जी बेसिकली एक और क्वेश्चन भी है। सर हाँ, यूजुअली रेट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं क्या? क्योंकि बिल्कुल इन आते, लोगों ने जैसे 12% लिया है। क्या सर? बिल्कुल आते हैं, ये वाले आ सकते हैं मैडम। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एज इट इज सर 5। अब इसमें लेकिन डिफरेंस। सर नहीं ये नहीं, जो हमने एग्जांपल्स करे थे क्योंकि बट उसमें वो जैसे इन बेस लोगों ने अगर आपके पास नहीं 12% है, अज्यूम कर उसमें से लिया। कुछ भी, उसमें से कुछ भी बनकर आ सकता है, वो आपके पास नॉलेज सेट होना चाहिए था। ठीक है सर। मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा नहीं आएगा वो ऐसा नहीं है, पर अगर हमें वो प्रोसेस ही समझ नहीं आ रहा तो हम मतलब बीच में ही अटक जाएंगे लाइफ में, समझ रहे? ठीक है सर। ठीक है, अब एक बार पहले मेरे खत्म तो होने दे वो वाला।
यहाँ पे लिख रखा है कि फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी व्हिच इज लोअर, उसको रिकॉर्ड करना है। तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी ही तो हमेशा लोअर होगी। क्यों? क्यों नहीं? फेयर वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 15 लाख लिख दूं तो तू कैसे कह सकता है कि 15 नहीं हो सकती? नहीं, मैं कह रहा हूँ फेयर वैल्यू ज्यादा है। फेयर वैल्यू कम भी जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, वो ये भी तो हो सकता है 15 लाख रुपए दे दे क्वेश्चन ऐसे। फेयर वैल्यू हाँ, मैं इसी क्वेश्चन में फेयर वैल्यू 15 लाख बोल दूं, कितने में रिकॉर्ड करेगा? आप जो कह रहे हो मैं समझ गया। आप कह रहे हो कि जब IRR रेट है, आप कह रहे हो 15% इम्प्लिसिट रेट है, तो UGR वो मिला के वो रेट निकला था, तो अब MLP तो कम ही आएगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप उस एंगल से बोल रहे हो तो। जो पुराना क्वेश्चन कर रहे हो अभी एग्जांपल जो इससे पुराना बड़ा वाला, उसमें अगर हमारी ज्यादा आई तो फिर भी हम उसी पे लेके जा रहे थे, फेयर वैल्यू से नहीं। अब आपने, मुझे नहीं पता अब आपने किस सोच से बोला है, अब मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे मुझे कौन सा रेट दिया हुआ था? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। ये एक ऐसा रेट होता है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV इज इक्वल टू 20 लैक्स। 15% का क्या मतलब होता है? इस रेट पे क्या बराबर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV इज इक्वल टू 20 लाख। अब जब मैं UGRV को हटा ही दूंगा और जब प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ MLP निकालूंगा, तो 20 से तो कम ही आएगा ना वो। अगर आप वो एंगल बोल रहे हो तो यस। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आया? आइए अब जरा एक बार हेडिंग डालिएगा, इन द बुक्स ऑफ लेसर। ऐसा कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, लेसर की कहानी कर चुका हूं, बस मैं आपको एंट्री बता रहा हूं, ऐसे लिख लोगे आप। एक बात बताओ, जब इसने एसेट खरीदा होगा तो एसेट टू बैंक कर देगा, और जब ये दे देगा तो एसेट बाहर हो गया, टू एसेट। अब आपका एक और दिमाग चल सकता है पर अभी नहीं बोलूंगा, चलो कोई बात नहीं। टू एसेट, और तुमसे जो प्रिंसिपल अमाउंट लेना वो ले लूंगा। जैसे तुमने लेसर को क्रेडिटर बनाया था, मैं भी तो लेसी को डेटर बना दूंगा। पहली एंट्री होगी एसेट खरीदा आपने, एसेट टू बैंक। दूसरा जब आपने दे दिया तो लेसी टू एसेट, लेसी टू एसेट। क्लियर है? लीज रिसीवेबल बोल ले या ब्रैकेट में लेसी, लीज रिसीवेबल इज ऑल्सो, ऊपर वाले में 1855 से डेटर बना रहा हूं ना मैं। मैंने ऐसे टू बैंक करा, मैंने अपना करा वो। हाँ जी, अब मैंने लेसी मतलब वो करा ऐसे टू बैंक जो करा है। सर ये जो जर्नल एंट्री पास हो रही है इसकी कुछ नहीं। लेसर की बुक्स, सर की बुक्स है। इन द बुक्स ऑफ लेसर, हेडिंग डाल लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ। पहली एंट्री तो पहली एंट्री वो खरीद रहा है खुद, लेसर। हाँ। तेरे को देने से पहले मान ले मैं लेसर हूं, पहले तो खुद खरीदूंगा, तो डालिए फर्स्ट एंट्री डालिए एसेट टू बैंक, स्टेप बाय स्टेप डालिएगा। मुझे ना फेयर वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट डिस्कस नहीं करना, फिर भी लिख दीजिएगा बस, कोई भरोसा नहीं MCQ में आ जाए तो। कितने पे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं? फेयर वैल्यू। अपने में यहाँ पे बातें अटका सकता हूँ, मेरे को सस्ता मिल गया तो बैंक फेयर वैल्यू पे कैसे हो सकता है? तो सारी बातें नहीं लिखी हुई यहाँ। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ आपको? तो पहले आपने एंट्री किस पे रिकॉर्ड करी? एसेट टू बैंक, जो एक्चुअल खरीद के लाया होगा। दूसरी एंट्री मैंने आपको लीज पे दे दिया। जब मैंने लीज पे दे दिया, अब फाइनेंस के मालिक तो आप बन गए, तो मेरी बुक से एसेट बाहर होना चाहिए, टू एसेट, और डेबिट क्या कर दूंगा? लेसी को डेबिट कर दूंगा, और लेसी को डेबिट की जगह वो क्या बोल रहा है? लीज रिसीवेबल। अब ब्रैकेट में लीज भी लिख सकते हैं। सर ये डेटा क्रिएट करने की एंट्री है। हाँ हाँ, डेटर क्रिएट कर। क्लियर है? अब आपको फंसा देता हूं मैं। ऐसा होगा। सर इसका अगर बिजनेस यही होता तो हमें सेल्स वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। ये बंदा एसेट खरीद रहा है, आप देख रहे हैं, ही इज नॉट डेबिटिंग परचेज, ही इज नॉट अ डीलर। मान लो मैं एक NBFC, आप ध्यान से सुनिए, आप तो लीज का पॉइंट अरे बस सुनिए तो सही आप एक। मेरा धंधा नहीं है लीज पे देने का, मैं वो लीज पे दे रहा हूँ, मेरे लिए तो फिक्स्ड एसेट ही था। मैंने खरीदा प्रोजेक्टर, मैंने तो यही एंट्री डाली है, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। और जब आपको लीज पे दे दिया, परमानेंटली दे दिया लीज पे, फाइनेंस लीज है ना, तो मैंने बाहर कर दिया और डेबिट कर दिया मैंने। और अगर मेरा ये धंधा होता तो मैं जब इसको खरीदा होता तो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट थोड़ा ना था ये, नहीं। परचेज टू बैंक होता। देयर कैन बी अ फाइनेंस लीज वेयर आई जस्ट परचेज एंड जस्ट सेल अंडर फाइनेंस लीज। और तो मैं क्या करता, यहाँ पे लीज इज एबल टू परचेज कर। आप समझिए, मेरा बिजनेस है लीज पे देने का। देयर आर मेनी जिनका बिजनेस ही यही है। और बिजनेस क्या है? एक साथ दूंगा जी, है तो टेक्निकली सेल ही ना।
तो जब मैंने खरीदा होगा मैं क्या एंट्री डालूंगा, परचेज टू बैंक। और अब जब मैंने आपको दे दिया तो मैं क्या कर दूंगा, लेसी टू परचेज। आगे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, सेल प्राइस या कॉस्ट, इससे ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा बाहर। लॉजिकली तो कॉस्ट, और फिर प्रॉफिट कैसे बुक करेगा, क्योंकि मैं तो सेल पे कर रहा हूं। ठीक है, तो और कॉम्प्लिकेशन भी है, बट आप ये समझिए देयर इज पॉसिबिलिटी कि मेरे लिए, मैं लेसर हूं, मेरे लिए हो सकता है ये फिक्स्ड एसेट हो, मेरे लिए हो सकता है स्टॉक हो। इस केस में क्या है, फिक्स्ड एसेट। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट टू बैंक और लेसर टू। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर जो आपने एक बताया पॉइंट, अगर परचेज सर अकाउंट में तो हाँ मैं जी, तो अभी कॉस्ट डालूंगा पहली एंट्री की बुकिंग में। जब मैं परचेज करूंगा परचेज टू बैंक वाली एंट्री में कॉस्ट पे करूंगा रिकॉर्ड, और जब आप बोल रहे हो कि वो बेच रहा है तो दूसरी एंट्री में मार्जिन ऐड होगा तो सेल प्राइस दिखाऊंगा या परचेज दिखाऊंगा, बस कॉस्ट पे करूंगा ऐड करूंगा उसको। लॉजिकली मेरे से पूछेगा तो मैं सेल प्राइस पे ही दिखाऊंगा, सेल प्राइस पे क्योंकि दिखाऊंगा। मैं तेरे को डेटर बना रहा हूँ, मैं कॉस्ट पे डेटर नहीं बनाऊंगा। तो डिफरेंस डालूंगा मैं एंट्री। पर इतने ऐसे क्वेश्चन ही नहीं दे रखे, ऐसा बाइफरकेशन इतना है नहीं, बट बन सकते हैं। और यही होता था, हायर परचेज होता है, है ना? ठीक है ना, पर मेरे को इससे ज्यादा आपको लेके नहीं जाना, आपको दो एंट्री बेसिक भी समझ आ रही है तो काम बन रहा है, समझ रहे हो? तो आप इतना समझिए अभी के लिए, तो एसेट था फिक्स्ड एसेट टू बैंक दे दिया, तो टू फिक्स्ड एसेट और डेटर बन। सर फिर एक बार बता दूं, मतलब मैं टू प्रॉफिट और डालूंगा। बिल्कुल बुक कर दीजिए, डेबिट प्रॉफिट बुक कर दीजिए। सर ये चीज पूछनी थी, जो फेयर वैल्यू इक्वल्स नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है, हमें लिखना है? लिख दीजिए आप, बट इस पे कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ कोई एनालिसिस नहीं। ठीक है, उसके बाद आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नेट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आएगा। मुद्दे की बात ये है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिए। आपने निकालना क्या, बस बता दीजिए मुझे। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, लेट मी टेल यू, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या था, एमएलपी प्लस यूजीआरबी, और उसी को डिस्काउंट कर दूंगा तो नेट आ जाएगा, दोनों का गैप अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। स्टार्ट कर दीजिए, करो आराम से करो, खत्म हो जाएगा, जैसे कोई जल्दबाजी नहीं, प्रैक्टिस आती करा। एक बार देने दोगे सर, नहीं देने दोगे? हाँ जी, बस देने दोगे नहीं देने दोगे? क्या बस टेस्ट तो 3 बजे है ना? सर 2-2:30 बजे है। नहीं, 2:30 के बाद जब 1 से 3 होती है मेरी क्लास, ऐसे थोड़ा ना आप ऐसे। खाई नहीं होती नहीं, सर, ये कब इट इज तो कॉस्ट की 3 बजे से स्टार्ट होती थी। सर ये मत नहीं नहीं बात। बताओ हद है यार। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एमएलपी प्लस यूजीआरबी है, MLP और नेट इन्वेस्टमेंट में भी उसी को डिस्काउंट करें। प्रेजेंट वैल्यू का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट कर दिया तो नेट इन्वेस्टमेंट। बीस लाख 30,000। हाँ है इसलिए। सर पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालनी पड़ेगी ना? नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालिए सीधा। सर एक बार ये वाला समझा दोगे? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया एमएलपी प्लस यूजीआरवी, तो वो तो हमने क्या कहते हैं, क्वेश्चन में से हमने निकाल लिया एमएल। अच्छा और उसी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सर इसमें यूजीआरवी क्या है? हाँ, 1 मिनट मैडम, आ रहा हूँ। सर इनफ्लो सेम है, जैसे रेंट है 8 लाख का, इनफ्लो सेम है हर ईयर का, 5 साल में डिवाइडेड है ना, तो मैं इस जो डिस्काउंटिंग फैक्टर इसको ऐड करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा।
ठीक है, आप वो एफएम वाला को कर सकते हो, कोई है ना? दिक्कत बस लास्ट वाली फिगर कॉलेज में रिप्लाई करो, उस मैटर को ठीक। हाँ जी, हाँ जी अनु, वृंदा जी क्या बोल रहे हो? सर यूजीआरवी क्या है इसमें? UGRV is 1,40,000. If your GRV is this and expected residual is total, so that's 140. अच्छा ठीक है। क्या हुआ? मैंने पूरा टोटली ले ले। सर जो डिस्काउंट करेंगे वो हम ईयर 5 का रेट लेके करेंगे? हाँ जी, फॉर GRV एंड UGRV। सर एक बार सोल्यूशन दिखा दो। मेरे को पता है ये। आप आपको वो नोट्स में देखना पड़ेगा कब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, कब नेट इन्वेस्टमेंट, किस पर्पस के लिए आप निकाल रहे हो ना, वो देखना पड़ेगा। आपके पास लास्ट क्लास के नोट्स हैं, अब आप जाइए लास्ट क्लास के नोट्स पे और उसमें देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या लिखा है। हाँ, ठीक है। तो आपको जब ग्रॉस निकाल रहे हो तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कब ले रहे हैं कब नहीं ले रहे। सर ये लोगों ने डिवीजन कैसे करा है 8 lakhs हर ईयर का, मतलब एंड देन 160 एंड देन 140? और मैडम 160 140 तो दे रखा है। नहीं वो ठीक है। तो इन लोगों ने मतलब वही किया है ना कि 43 lakhs जो आया है उसमें से माइनस कर दिया फिर डिवाइडेड बाय 5। हर साल 8-8 लाख है मैडम, ईयर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और 5th ईयर में ही आपने 3 लाख की और पेमेंट करी है। ठीक है सर। आरबी एंड UGRV, मतलब इन्होंने जैसे लिखा वही लिखा है, वो जैसे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। GRV दे रखा है। अगला एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है। एक्सपेक्टेड क्या होता है? टोटल रेजिडुअल वैल्यू। तो UGRV बैलेंस आ गया ना 140। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नोट्स में देखना क्या फॉर्मूला है। तो MLP के अंदर GRV तो आ ही गया, UGRV भी लेगा। आंसर देखो। हाँ, 28 30 920, मतलब
प्रेजेंट वैल्यू है, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज 1469। 920। सर मेरा तो प्राइस 43 माइनस 28 करोगे ना, 41 वही लेगा ना। फॉर्मूला देखना पड़ेगा यार आपको। क्या हुआ? वेरी 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 गुड। ऑल क्लियर टिल हेयर। समझ आया ना बेटे, कब क्या निकल रहा है, किस लिए यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस से ही होगा, वो एकदम से वो नहीं होता। आइए आगे समझिएगा। फाइनेंस लीज खत्म है जी, ऑपरेटिंग लीज पर आता। जो एग्जाम्पल बना रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना। अब स्टार्ट हो रहा है वो एक पेज। पीछे करता है। सर हेडिंग डाल दें ऑपरेटिंग लीज। हाँ जी। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा बेटा, कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो बोल के नहीं समझाई जाती, अपने आप समझ जाओ। आज देखते हैं कि आप मेरी बात समझ पाते हैं या नहीं समझ। पर क्या आपको मेरी बोली हुई बातें समझ आती हैं? क्योंकि बोली हुई समझ नहीं आ रही तो नहीं आ पाएगी बेटा। आप बताते पहले ही करवाना। हाँ जी। बताते वहां से लिखना चालू करते हैं, ये तो आपने वो फाइनल वाला लिख सर दिया तू है। 1.5 घंटे की क्लास में कितनी गलती निकालेगा मेरी? सर ये ऐसे करा दो ये वगैरह। नहीं, ये छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे 3 4 और आएंगे वैसे। नहीं नहीं, ज्यादा बस इतना ही है। 10,000
3 साल की बनेगी, पूरा पेड़ लग जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ ये जो जो सिंबल हमने बेसिकली बनाई स्टार्टिंग में जो आपने बनाया वही सेम चीज है ना इनको करवाई नहीं। नहीं, उधर मैंने ये करवा दिया तेरा लीज इक्वलाइजेशन। 4 लाइन खराब होनी पड़ी। पर हमने 3000 लिखा था, यहाँ पे 30,000 लिख रहे हैं। क्योंकि 30,000। अच्छा। सर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दोगे आप? बना दिया बेटे मैंने, समझ आ गया क्या? Yes, sir. देखो भाई, हर साल 20,000 देने हैं, इसका मतलब ये नहीं है खर्चा 20,000 ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रोडक्शन। लेसी को जो लगता है कि यार मैं इस खर्चे को मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा ना, आई मीन यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसके वजह से बाइफरकेट करा मैंने। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे, क्या मैं कह सकता हूं तुम्हारा टोटल खर्चा 60,000 का है, बट दैट 60,000 और टोटल 30,000 यूनिट्स। क्योंकि मेरे को क्या लगता है, हाउ मच आई प्रोड्यूस इन ईयर 1 2 3, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड 30,000, सो दैट 60,000 नॉट 30,000 है, हाउ मच आई हैव प्रोड्यूस्ड 5,000। तो मेरा खर्चा तो 10,000 है भाई पहले साल। पर आप मुझे बताइए, मैं लेसर को फोन करो, बोले मेरा खर्चा वगैरह, भाई तू खर्चा करे ना करे, प्रोडक्शन करे ना करे, रिकॉर्ड करे ना करे, मेरे को मेरा 20,000 दे तू। तेरी अकाउंटिंग में क्या लेना देना, हमारे एग्रीमेंट में तूने 20,000 देने हैं मेरे को। तो आप समझिए, पर मैं खर्चा तो अपने हिसाब से बनाऊंगा ना, उसको तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं लीज रेंट कितने का बनाया, 10,000, पर लेसर की लायबिलिटी कितने की बनाई, 20 की। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक अकाउंट खोल दिया, दैट इज कॉल्ड लीज इक्वलाइजेशन। मैं खर्चा ये नहीं दिखाऊंगा 20,000 का। आप ये कह सकते हैं टेक्निकली यू कैन से यू हैव क्रिएटेड एन एसेट। हाउ मच इज योर एक्सपेंस, 10,000, यू आर पेइंग 20, the excess 10 is an asset, और ये अपने आप खत्म हो जाएगा फ्यूचर में जब कम प्रोडक्शन है वो होगी तो। मुझे बताइए, फर्स्ट क्लियर है, लेसर टू बैंक हो गया, और मैंने PNL टू लीज रेंट कितना डाला, 10,000, 20,000 नहीं डाल रहा मैं। अगले साल में बताइए, दिस ईयर आई प्रोड्यूस 15,000, माई एक्सपेंस इज 30, तो आपको क्या लग रहा है मैं 30,000 दे दूंगा?
उससे जो मेरी बात है 20 की 20 ही दूंगा, लेकिन हाँ मेरी बुक्स में खर्चा कितने का बनेगा, 30 का। लेसर की लायबिलिटी ये बनेगी, और लीज इक्वलाइजेशन यू विल सी ऑटोमेटिकली गेट खत्म हो गया। एंड देन पीएनएल टू लीज रेंट, खर्चा कितने का बेटा, 30,000 का, और लेसर टू बैंक 20 ही दूंगा भाई उसको, कि वो करूंगा। और तीसरे साल में चांस की बात है, चांस की क्या बात है, वो होना ही था, यही चीज ही हो जाए। अब मैं इस चीज को 8,000 12,000 10,000 करता, ले दे के वो 3 साल बाद अपने आप लीज इक्वलाइजेशन खत्म हो जाए, अपने आप ही खत्म हो जाए। रादर देन ऑन टाइम बेसिस करने के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बट राइट ऑफ तो 60 ही कर रहा हूँ ना, तो वो खत्म ही हो जाए। आपको क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है, सर मेरे को ना ये प्रोडक्शन वाला समझ नहीं आया एंगल, ये मैम आया आप कहाँ अपने, से? मैं बताता हूँ, आपका जो टोटल एक्सपेंस है ना, हाउ मच इज योर टोटल एक्सपेंस सर फ्रॉम द लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लेसीज, ठीक है, लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ठीक हम है। लोग खर्चा बुक कर रहे हैं फ्रॉम द लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ ठीक मच है इज द सर। एक्सपेंस। सर 60,000। आप इस 60,000 को, जो एक्सपेंस है, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, इस सर रेट को एक्सपेंस का मत, मतलब यहाँ पे, एक्सपेंस का मतलब यहाँ रेंट, पे ये हुआ कि रेंट ना, रेंट, कि वो रेंट, इतना मिलेगा, ठीक है। रेंट। ठीक है सर। और मेरी टर्म्स उसके साथ डिसाइडेड है, उस मेरे को देना तो 20,000 है ही है, यस सर। ठीक है, बट आई एम सेइंग कि मैं खर्चा कैसे रिकॉर्ड करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रोडक्शन यूनिट्स। सो मतलब प्रोडक्शन विच इज हैपनिंग आउट ऑफ द एसेट आई हैव लीज्ड। एग्जैक्टली। ठीक है तो सर। आपका अगर 60,000 का पर खर्चा, सर ऐसा क्यों, मतलब इसका क्यों मैम नीड? दिस आप जैसे जैसे उसको यूज कर रहे हो उस हिसाब से आप खर्चा बुक कर रहे हो। दिस इज, मतलब अभी आपको अमाउंट छोटा लग रहा है, लेकिन हर चीज टाइम बेसिस का लॉजिक नहीं होता, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशंस भी होता है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो वो चीज है। ठीक है, तो बेसिकली 60,000 मेरा 30,000 का है, तो हाउ मच फॉर 5,000, तो मेरा खर्चा ही 10,000 बैठ रहा है, बट मुझे 20 देना है, तो मैं लीज इक्वलाइजेशन कर दूंगा। क्लियर है ना क्या प्रोसेस चला था? यस सर। अगर आपको क्लियर है तो बेटे लेसर की बुक्स में खुद से डालिए ना। हाँ जी, कह सकते हो। ठीक है, और लेसर के लिए भी ना, मतलब आपको क्वेश्चन दिखेगा जिसमें यही वाले यूनिट्स यूज कर लेगा, वो मिलेगा तो उसे 20,000 ही, बट वो इनकम कितनी रिकॉर्ड करेगा, जितना वो खर्चा रिकॉर्ड कर। ठीक है ना, तो पहली एंट्री में हेल्प कर देता हूं, मैं क्या बोलूंगा, अरे लेसी जी आपने कितने देने हैं, 20,000, पर मैं इनकम कितनी बुक करूंगा, लीज इनकम 10,000, तो ये क्या आ जाएगा, लीज इक्वलाइजेशन, my income is 10 but I am getting 20, that means I am getting advance। भाई मेरी इनकम कितने की दिखा रहा हूं मैं, 10 की, मुझे मिल कितने रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, तो फ्यूचर के ही तो पैसे मिल रहे हैं, एडवांस ही तो मिल रहा है, तो लीज इक्वलाइजेशन इज एडवांस इन दिस केस। अगला साल बनाइएगा, 9 10 लेसर की बुक्स में बन रहा है, अगला बैंक लेसर। 10,000 की 20,000। आप बताइए, सोच के बताइए प्रैक्टिकली। नो नो नो, एग्रीमेंट में तो मैं 20 ही लूंगा, पैसा मुझे 20 चाहिए। पैसे का लेन देन फिक्स है, 20,000 चाहिए मेरे को। और अगला हो जाएगा लीज इनकम टू पीएनएल, कितना कितना, 10,000, 10,000। नेक्स्ट ईयर की डालिए और ईयर 3 की भी डालिए प्लीज, फिर ऑपरेटिंग लीज आपका डन है। फिर एक टॉपिक रहेगा हमारे बच्चे, सेल एंड लीज बैक। वो करना है तो मैं कुछ स्टेज पे यहाँ तक होगा। सेल एंड लीज बैक, छोटा सा टॉपिक है, एक इलस्ट्रेशन करानी है उससे रिलेटेड। हाँ जी, बना दिया।
लेसी को तो तू 20,000 से वो बनाएगा डेटर, इनकम इस बार ज्यादा दिखाएगा 30, तो लीज इक्वलाइजेशन को डेबिट कर। बात एकदम क्लियर रखो, पैसा तो उसको उतना ही जाएगा। बन गई एंट्री। मैं आपको दो इलस्ट्रेशन या एग्जांपल दूंगा, बट एक बार अब मैं डेटा कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा किस जगह से आपको रीड करना होगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब एक हेडिंग डाल लेना बच्चे, सेल एंड लीज बैक। और जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लेना। ठीक है, सेल एंड लीज बैक अंडर ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, अब आप एक बार समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखो, लॉजिकली अगर मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करूं, इस प्रोजेक्टर को मैं बेच रहा हूं और मैं इसको वापस ले रहा हूं। आप समझिए, मान लो ये प्रोजेक्टर है, तो इसको पहले मैंने क्या करा, सेल करा, एंड लेट्स सपोज मैंने 50,000 का सेल करा, तो सामने वाले बंदे ने मुझे 50,000 दे दिए, मेरे पास पैसे आ गए, अब वो मालिक बन गया। तो अब उसने मुझे इसको लीज पे दे दिया। सर ये क्या बोल रहे हो, ये यहीं का यहीं लगा रहेगा, ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। लीज बैक का मतलब, अब उस मालिक तो वो है, अब मैं उसे किराया दूं। पेज को सुधार दिया तो मैंने। आप सोचिए, पैसे का सोचिए, मेरे पास 50,000 आए और मैं उसको पे ऑफ कर, पहले मैंने सेल करा, मेरे बैंक में 50 आएगा, और क्योंकि वो लीज बैक हो रहा है तो वो मालिक है, वो मुझे दे रहा है, तो मैं उसे कुछ ना कुछ पेमेंट करूंगा। तो एसेट यहीं का यहीं लगा हुआ है, एसेट यहीं का यहीं लगा हुआ है, निकलना भी नहीं है एसेट। ट्रांसफर। एग्जैक्टली, ओनरशिप ट्रांसफर हुई। तो ये एक तरीके का लोन अरेंजमेंट नहीं है। लोन में क्या होता है, पैसे आते हैं लमसम, फिर हम उसे रीपे कर, समझ रहे हो। तो सेल एंड लीज बैक क्या हुआ कि पहले हमने सेल करा, हमारे पास पैसा आया, और उसके बाद लीज बैक का मतलब कि मैं धीरे धीरे करके वो पैसा वापस कर। आपकी समझ से प्रैक्टिकली मैंने इसको बेचा 50,000 का, आपके हिसाब से मैं वापस कितना करूँ, 50 ही वापस करूँ, ज्यादा ही करूँ। मान लो मैंने आज उसकी वैल्यू वो लगवाई, मैं बोला भाई लगा ले भाई, जो वैल्यू है वो बेच देते हैं पहले तो। अगर अगर जेन्युइन बात करी जाए, आपसे मैं पैसे लेने आया हूँ, आपने कहा सर सिक्योरिटी के, मैंने कहा यही सिक्योरिटी के, इसी को बेचना दिखा देंगे, मालिक आपको बना दूंगा, मैं लिख दूंगा प्रोजेक्टर बेच दिया। आपने बोला सर ये प्रोजेक्टर तो 20,000 की वैल्यूएशन है, 20,000 ले ले भाई, बेच दिया मैंने 20,000। तो सेल प्राइस क्या हो गया मेरा, ऑब्वियसली बुक वैल्यू तो कुछ चल रही होगी, तो वो जो चल रही है चल रही, 20,000 दे दिया आपने मुझे। अब लगा तो यही हुआ है, तो नेक्स्ट हमारा एग्रीमेंट क्या बनेगा, लीज का।
कि अब आप मुझे लीज पे दे रहे हो और मैं आपको कितने टाइम में पेमेंट करूंगा, मान लो 4 साल में, तो 5-5 हजार के कर दूं क्या, या उससे ज्यादा? हैज टू बी एन इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऑल्सो ना। मैंने तुम्हें बेचा 20 का और मैं तुमको वापस 20 ही कर दूं, ये थोड़ा ना कोई लॉजिक। आप समझ रहे हो? जनरली अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो आपको सेल एंड लीज बैक इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एक तरीके का लोन ही तो है ये, ठीक है ना। बस इस केस में हमको क्या देखना होगा, इसमें एक एग्जाम्पल है जो हमारी बुक का ही है और वही केसेस बने हुए हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये अभी एक बार बुक का एग्जाम्पल खोलूंगा। सपोज करिए मिस्टर ए है बच्चे, और ए ने बी को पहले क्या करा हुआ है जी, सेल, और बी ने इस एसेट को वापस दे दिया, किसको वापस कर दिया, सेल एंड लीज बैक। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें लेसी कौन होगा, लेसी? देखो स्टेप बाय स्टेप बोलता हूं, सबसे पहले हु इज द सेलर, ए इज सेलर, बी इज बायर। पर जब ये एग्रीमेंट हो गया तो मालिक वो है और वो आपको लीज पे दे रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये आगे क्या बन गया, लेसर, और ये क्या बन गया, सब कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन। कैसे आप मैनिपुलेट कर दिया किसी चीज को नहीं पता लगा, और मैं भी आपको एक टू द पॉइंट ही बताऊंगा जो कि हमारे लिए रेलेवेंट सर अकाउंट इसका के मतलब एंगल से। हाँ जी, सर इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रोजेक्टर है और मैं बायर हूँ, बट प्रोजेक्टर एड्यू जंक्शन में ही लगा हुआ है, एग्जैक्टली तो इन केस आपको अब अगर यूज करना है तो ये लीज बैक का ट्रांजैक्शन ही एग्जैक्टली, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेचने के बाद भी अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो लीज पे ले रखा है ना मैंने, ठीक है सर। ठीक है ना। और आप एक चीज समझिए, ये पूरी ट्रांजैक्शन से एक मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं कि AS19 क्या चाहते हैं। AS19 चाहते हैं कि यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है और अकाउंट्स हमारा ना कंजर्वेटिज्म पे चलता है, और AS19 आपको जबरदस्ती के प्रॉफिट बुक नहीं करने देगा। सर काय बात के प्रॉफिट, ये मैं बेच रहा हूं ना, हो सकता है मैं फिल्टर्ड वैल्यू पे बेच दूं, मार्केट में वो रेट भी ना हो, 20,000 है, मैं 6 लाख का बेच दूंगा, समझ रहे हो? तो दे विल पुट कंट्रोल कि जो आप सेल की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मेरा मेन किस पर होगा, सेल की ट्रांजैक्शन पे, जबरदस्ती का प्रॉफिट बुक ना कर रहे हो। मतलब क्लियर वैल्यू, क्योंकि मैं बोल दूंगा अरे भाई वापस तो करनी है तुम्हें पैसे, वो 20,000 का है ना, 5 लाख का ले ले भाई। आपने कहा क्यों ले लूं, मैंने कहा वापस नहीं कर दूंगा, क्या दिक्कत है तेरे? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है कितने का, 20,000 का, और मैं दिखा रहा हूँ आई एम सेलिंग यू एट 5 lakhs। आप बोलोगे बट वाई 5 लाख, मैंने कहा बट आई एम रीपेइंग यू, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, ब्याज के साथ दे रहा हूँ ना आपको, तो बनने दो एग्रीमेंट। पर ऐसा ही नहीं है, वो प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड करना, इस तरीके से अपनी बुक्स में इन्फ्लेट करने की बात हो जाती है। सेल एंड लीज बैक में जो भाव चल रहा है उसी पे सेल दिखाओ ना, ये तो कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो घूम सकती है बात। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन होगा, आप आराम से पहले इतना नोट करिए पहले आप। सर मतलब implement नहीं करोगे, बाद में बिल्कुल एक बार देखेंगे वो, पर पहले आप ये बना लीजिए जितना मैंने पहले, ये बना लिए। चलिए मैं अब आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर उसी पे ले आऊंगा। होमवर्क लिख लो साथ साथ, अभी जो आ रहा है अभी बोल दूंगा। पेज नंबर 5.163 पे जो क्वेश्चन आ रही है आपका हो जाएगा, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला, और ये जो सपोज दिख रहा है, सपोज आउटपुट, ये भी पेज नंबर 5.166 एंड 167 जो एंट्रियां जा रही हैं। मैं बहुत सिखा चुका आपको एंट्री, आप एक बार अब देखेंगे हैंडल हो जाएगी आप। फाइनली हमारा सेल एंड लीज बैक, इसको आप हल्का सा रीड तो करेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। और आइए अब मैं आपके साथ, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसका जो बना दूंगा उसी से, हमने ये वाली इलस्ट्रेशन कर। अभी बस लैंग्वेज समझते हैं। ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी, तो ए लिमिटेड एक कंपनी, उसने बेच दिया, बुक वैल्यू कितनी है, 40 लाख और कितने का बेचा है, 50 लाख। एंड द सेम मशीनरी वाज लीज्ड बैक बाय बी लिमिटेड टू, द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज। कमेंट इफ सेल प्राइस इज, अच्छा बुक वैल्यू कितनी है,
40 सेल प्राइस कितना है? 50 और वो कह रहा है सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, मतलब कह रहा है मार्केट में भी रेट इतना ही है। ठीक है ना? फिर अगले में फेयर वैल्यू ला देगा, चेंज करता रहेगा ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है? एक फैक्ट्स क्लियर रखेंगे पहले, हमारी बुक वैल्यू कितनी है 40 और सेल कितने की है? 50 तो नॉर्मल एंट्री डालो ना बस। बैंक अकाउंट डेबिट 50 टू फिक्स्ड एसेट 40 टू पीएनएल। रिकॉर्ड कर दूं? हाँ कर दोगे। क्यों? फेयर वैल्यू में कोई गड़बड़ थोड़ा ना कर रहा हूं मैं उसी रेट पे बेच रहा हूँ जो उसका रेट है। कोई दिक्कत नहीं। एस 19 कहता कोई दिक्कत नहीं। एस 19 रोक लगाएगा अगर तुम्हारी फेयर वैल्यू हुई 42 एंड यू आर सेलिंग इट फॉर 50, तो मुझे उस 8 रुपए से प्रॉब्लम है, उस प्रॉफिट से। आप इंटेंशन समझ गए? तो आइए अब आपको समझ आ जाएगा। अब आप एक बार सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, मैंने इसी क्वेश्चन का ही वो केस बनाया है। सो द बुक वैल्यू दैट वाज फिक्स्ड इज 40 lakhs. What is the sale price and what is the fair value? मुझे कोई इशू इस पे नहीं। यू गो अहेड विद द एंट्री। व्हाट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू पीएनएल। और मुझे कोई इशू क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सेल प्राइस और फेयर वैल्यू सही तो चल रहा है भाई। कहिए क्लियर है? आपको पेपर में एंट्री नहीं डालनी, वो उसमें क्या लिखा होगा? द प्रॉफिट ऑफ 10 लाख कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली सिंस फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बुक वैल्यू क्या है बच्चे? ये अगला केस है, वो सेकंड वाला ही है पर इसी से ही कर लेंगे अब। ठीक है, बुक वैल्यू क्या है? 40, सेम ही है। सेल वैल्यू, फेयर वैल्यू 60 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, अब वो चीज है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इमीडिएटली प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है जी। तो बेसिकली क्या एंट्री डालूंगा? अच्छा एक बात बताओ, मुझे इसमें कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, बिकॉज अकाउंट्स में ना बिजनेसमैन प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है और ये तो इस एंट्री से तो कम ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू पीएनएल, क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू इज मोर देन सेलिंग प्राइस। मैं ओके हूं जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। AS 19 इज एब्सोल्युटली ओके विद इट। कहिए साहब जी, क्लियर है? अब बताइएगा बुक वैल्यू कितना बेटा? थर्ड केस है ये, 40। सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू 45। सबसे पहले अब ये देखिए, फेयर वैल्यू ऊपर है ना, तो तुम कुछ गड़बड़ तो बुक्स में चाहे लॉस कम दिखा दिया ऐसा भी नहीं चल रहा ना। नॉर्मल एंट्री डालो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा फेयर वैल्यू इज मोर देन सेलिंग प्राइस। मैं ओके हूं, आप नॉर्मल एंट्री डालिए, रिकॉर्ड दी लॉस, क्या दिक्कत वाली बात है? बैंक अकाउंट डेबिट 38 टू फिक्स्ड एसेट 40 एंड पीएन नहीं पीएनएल डेबिट। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक आपके सारे सही केस चल रहे हैं। हाँ, अभी तक तो आपका अच्छा समय चल रहा था भाई। दिक्कत तो अब आएगी 3 बजे जब ऑडिट का टेस्ट शुरू होगा। कौन सा केस है? केस नंबर, अब देखिएगा, बुक वैल्यू 40 बहुत अच्छी बात है, सेलिंग प्राइस 50, फेयर वैल्यू 40। भाई आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो भाई। सेलिंग प्राइस इज 50, यू आर सेलिंग इट फॉर 50,000 एंड योर फेयर वैल्यू इज 40। ओ माय गॉड। ठीक है ना, फर्जीवाड़ा चल रहा है बेटे, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं बेटे तुम। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या? ठीक है तो कोई बात नहीं, एंट्री डालेंगे आप। बैंक में कितना? 50 ही है। ठीक है, एंट्री तो हुई है ना भाई, एग्रीमेंट है, सब कुछ है। फिक्स्ड एसेट कितने से जाएगा? और आपने पीएनएल कितने का रिकॉर्ड करा? बट AS 9 ये कहता है कि डेफर द प्रॉफिट एंड एमोर्टाइज ओवर द लीज पीरियड। वो कह रहा है डेफर कर दो इस प्रॉफिट को, इमीडिएट बुक नहीं करने दूंगा। ये 10 रुपए का प्रॉफिट, दिस इज नॉट अ जेन्युइन प्रॉफिट, योर फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट दिस अमाउंट। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? आप पीएनएल क्रेडिट तो कर रहे हो, बट इसको धीरे धीरे करके पीएनएल की स्टेटमेंट में लेके जाएंगे आप।
मतलब ये asset लाइबिलिटी, लॉस होता है तो एसेट साइड पे होता है। डेफर द प्रॉफिट एंड amortize ओवर लीज पीरियड। अब आप ये कैसे होगा क्या होगा ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए पहले। मुझे बताइए, एंट्री भी नहीं डालनी है आपको, आपको सिर्फ ये बताना है इन दिस केस सिंस द फेयर वैल्यू इज लेस देन एग्जैक्टली, और आपको लेना है द प्रॉफिट ऑफ 10 इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। हाँ, entry डाल के ही लिखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसी, लेकिन आप मत करिए, जितना बोला आप उतना कर लीजिए, वही बहुत है। ठीक है जी। यार ये क्या बात हुई यार। भी आओ तो जल्दी करते आगे ये देखो ये आगे छोटा स्टार्ट पड़ेगा। बुक वैल्यू 40, सेलिंग प्राइस 50, फेयर वैल्यू इज, ओ माय गॉड, कितने रुपए से परेशानी हो रही है आपको? 4 रुपए से। बिकॉज 46 है भाई, 50 का कैसे दिखा रहा है भाई? तो पर आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का बुक करेंगे? 10 का। तो सरकार बोल रही है, S19 बोल रहे हैं 10 रुपए में से 4 को कर दो डेफर, जिसमें मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कितने से हो रही है मुझे? 6 रुपए बुक कर दो इमीडिएट। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट, एंट्री तो नॉर्मल है बेटा, बैंक अकाउंट FA 40 से खत्म होगा, PNL 10 से क्रेडिट होगा, और यू विल डेफर हाउ मच? 4, एंड जो आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हैं वो कितने रुपए है? कहिए साहब जी, कोई सर दिक्कत? ये 4 और 10 वाला समझ नहीं आया। मैडम टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? सर 10 का। 10 का, ठीक है। अच्छा लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम लेकिन हाँ 4 से है, ठीक है। एग्जैक्टली, ये तो 4 रुपीज को मैंने डेफर करवा दिया, 6 रुपए तो ठीक है वो चीज। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर F, बुक वैल्यू कितना है, सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू इज। अभी तुम प्रॉफिट लॉस छोड़ो, तुमको प्रॉब्लम कितने से दिख रही है? हम्म, हाँ, एक बार देखना है इसको। एक मिनट आ रहा हूं मैं यार, उधर पहुंच में ही दिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है। लेकिन लॉस है एक का लॉस है लेकिन फिर मैं पैसे लॉस आ रहा है। सेलिब्रेट करते हैं 30 अरे 939 लो सोच रहा तू अरे बस जरा कैसे देना है और क्या वाला चेक करा लेंगे बैंक के कुछ बैंक की तो बढ़िया ये दे देगा 4 लाख अरे लॉस है ना लॉस कितने लॉस बुक वैल्यू 40 है हाँ सेलिंग प्राइस 39 है हाँ एक का लॉस है तो बैंक 39 हो जाएगा बैंक P&L 2 फिक्स डेसिट आ गया सीधा डायरेक्ट बैंक P&L 1 लाख और यहाँ पे आ रही 44 इससे मतलब कि देखो एक्चुअली इससे मतलब नहीं दिखेगा अबे लॉस वो देखते हैं प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो देखना है जब ये बात की सेलिंग की कम है हमारी सेलिंग प्राइस देखेगा हां तो रेट पर वाला ये सेम केस नहीं होता इसके वाला इसको मैं वैसे इसमें भी बना दूं ये आ सही हेलो एक तक बजे यार नहीं दो तीन मिनट है क्या भाई आम तो देखिए फोन कर लिया मैं वो आ रही चालू में है यार रुक 25 का हां मतलब गले पे इसको हर काम में
क्या हुआ? बैंक में कितना डाला आपने? 39, फिक्स्ड एसेट 40, P&L 1। एंट्री तो ये है, बट आप ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? नहीं, एंट्री तो यही है, बट लैंग्वेज ये समझ आया? बुक लॉस ऑफ 5 रुपीज इमिडिएटली और डेफर कर दीजिए 4 रुपए का प्रॉफिट। मतलब देखो, अल्टीमेटली 1 रुपए का लॉस बुक हो रहा है ना, तो मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि 5 - 4, तो नेट नेट तो लॉस हो रहा है ना, पहले तो ये समझो आप। अब वो क्यों कर रहे हैं समझना, आप मुझे बताइए उसको प्रॉब्लम कितने रुपए से है। तो वो ना हर बार यही कहते हैं कि 4 रुपए का डेफर करो, और मैं प्रॉफिट ही बोल रहा हूं उसे, इसके अंदर और रॉकेट साइंस नहीं घुसानी मेरे को। आपको अगर ये केस आता है, आखिरी वाला केस थोड़ा अजीब सा है, आपको ये एंट्री में कोई कोई दिक्कत नहीं, लॉस तो 1 रुपए का ही बुक कर रहे हैं आप, पहले आप समझिए, ठीक है? लेकिन आपको लैंग्वेज में क्या लिखना पड़ेगा, डेफर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पर क्या मैं कह सकता हूँ, नेट तो मुझे लॉस दिखाना है, तो मैं कितने का लॉस बुक करूंगा? 5 रुपए का लॉस बुक करूंगा। एक का नहीं, अगर मैं 4 का प्रॉफिट बोल रहा हूं, अभी के एंगल से सोच, 4 का प्रॉफिट है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो नेट फिगर लॉस आए एक की, तो 5 का लॉस होगा ना। आराम से देखिए इसको, बिल्कुल आप सिर्फ इतना समझिए, पहले ही एंट्री डल गई है, ठीक है? अब आप समझिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, इन दोनों को देख के आपको कितने रुपए से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वही ये लाइन पहले लिख रहा हूं, डेफर ₹4 प्रॉफिट, ठीक है जी? सबसे पहले मैंने ये लिख दिया, डेफर ₹4 प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए, पर नेट पोजीशन तो लॉस की है, तो मैं कितना लॉस दिखाऊं कि ये 4 का प्रॉफिट है, तो 5 का लॉस दिखाऊंगा तो ही तो होगा ना। प्रॉफिट 4 है, लॉस 5 दिखाऊंगा, तभी तो नेट लॉस 1 रुपए बैठ रहा है। आप बोलोगे क्यों हो रहा है, छोड़ो ना बेटे उसको। हाँ, अभी एक पॉइंट है वो समझो, कि AS19 क्या कह रहा है कि भाई लॉस पूरा 5 का बुक कर दे। नहीं आ सकता है, नहीं नहीं, आप समझो ना, एक पॉइंट पे आप एक चीज बताओ, आप एक सीक्वेंसिंग फॉलो कर लो ना। जब भी हमारा, एक बार समझ लो, बट उसके बाद क्लोज कर लो इसको, 4 रुपए का आ रहा है, तो आप सबसे पहले डेफर 4 लिखो, और क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो मैं कितने रुपए का लॉस दिखाऊंगा, 5 का ही दिखाऊंगा ना, ठीक है ना? तो आपको ये पॉइंट देखना पड़ेगा। तो डेफर जो हो रहा है ना, और जो एक्चुअल उसमें एक प्लस कर दो, छुट्टी भाई, टेंस देना भाई, चलो भाई, हाँ भाई, चलो ऐसे एक बार पॉइंट नंबर F पढ़िए, एक बार ये आंसर पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है, तो पानी में इसका एक चार्ज है, हेलो वाटर डिफरेंट, यस। 5 का लॉस इमीडिएटली बुक कर रहे हो, और 1 रुपये, बाकी सारे बहुत आराम से स्मूथ हो जाएंगे, बस इसी के अंदर ही आपको देख। बताइए, क्लियर है? यस। तो सर जी, आपका AS19 सारा का सारा डन। अभी क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंसोलिडेशन वाले कराऊंगा, अब लग रहा है वो जो, नहीं नहीं, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं होगा, बल्कि तेरे को हेल्प ही नहीं, पर होगा रिलेशन। हाँ, 23 और एक 27 है, फिर 29 बचा हुआ है, 28 बचा हुआ है, 10 भी बचा हुआ है। 10 सबसे आखिरी में कराऊंगा। 10 में कैसा क्या? ऐसा कुछ नहीं, 10 भी करा सकता हूँ, बट 10 जितना ये बड़ा है ना उतना है, तो वो सोच रहा हूँ थोड़े 10 और 15 है, 2-2 क्लास वाले, तो बाद में अब 1-1 क्लास वाले 3-4 अभी निपटा दूं। कल नहीं यार, अभी थोड़ा कोर्स खींचना है। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे बढ़ेंगे, और यहीं तक है आज का कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।